देखिए, हर किताब की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन होता है ना। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, एक जन्म कुंडली और भारत के भविष्य की चाबी भी। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर इन चंद शब्दों में इतनी ताकत है कहां से। और यहीं से एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल खड़ी होती है। क्या आप किसी देश की, आप कह सकते हैं उसकी आत्मा, उसके गवर्निंग डॉक्यूमेंट को ही बदल सकते हैं? क्या प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसने दशकों तक भारत के बड़े बड़े कानूनी जानकारों को उलझाए रखा। अब देखिए, ये कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब एकदम उलट अदालती फैसलों से। 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। फिर ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि यह बिल्कुल संविधान का हिस्सा है और इसे बदला भी जा सकता है। तो आखिर मामला क्या है? कौन सही था? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबूतों को देखते हैं। और हमारा सबूत है खुद प्रस्तावना, जो 4 मजबूत खंभों पर टिकी है, और यही खंभे इसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो मोटे तौर पर कहें तो प्रस्तावना हमें 4 बातें बताती हैं। संविधान को अपनी शक्ति कहां से मिलती है, भारत देश का कैरेक्टर कैसा होगा, इस संविधान के मकसद क्या हैं और इसे लागू कब किया गया। बस इन्हीं 4 खंभों में पूरी कहानी छुपी है। अब सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि संविधान की सारी शक्ति किसी राजा से, किसी संसद से या किसी बाहरी देश से नहीं आती। ये शक्ति सीधे भारत के लोगों से आती है। इसी को पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। प्रस्तावना भारत के कैरेक्टर को 5 पावरफुल शब्दों में डिफाइन करती है। सॉवरेन यानी संप्रभु, हम अपने फैसले खुद लेंगे। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, हम सबका भला सोचेंगे। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, सरकार को जनता चुनेगी। और रिपब्लिक यानी गणराज्य, हमारे देश का मुखिया चुना जाएगा, वो किसी राजा रानी का बेटा नहीं होगा। अब इस समाजवादी शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि भारत के संदर्भ में इसका एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। ये कोई हिंसक साम्यवाद नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। जैसा कि DS नाकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया, इसका मकसद है अमीर और गरीब की बीच की खाई को कम करना और सबका कल्याण करना, लेकिन शांति और लोकतांत्रिक तरीकों से। ये भारत का अपना चुना हुआ रास्ता था। तो प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि भारत कैसा देश है, ये उन बड़े बड़े वादों के बारे में भी है जो संविधान हर भारतीय नागरिक से करता है। ये हमारे देश के आइडियल्स हैं, हमारे आदर्श हैं। और इन वादों में सबसे पहला वादा है न्याय का। पर यह सिर्फ एक तरह का न्याय नहीं है, नहीं, ये 3 अलग अलग तरह का न्याय है। ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय यानी अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को वोट देने, चुनाव लड़ने, अपनी बात रखने का बराबर हक हो। आपको पता है, ये आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से इंस्पायर हुए थे। न्याय के बाद दूसरा बड़ा वादा है आज़ादी का, लिबर्टी का। और प्रस्तावना में 5 तरह की आज़ादी की बात की गई है जो हर नागरिक को मिलती है। विचार की आज़ादी यानी आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति की मतलब आप जो सोचते हैं उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। विश्वास यानी आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। धर्म की मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और उपासना की यानी अपने धर्म के रीति रिवाजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही आज़ादियां तो लोकतंत्र की असली नींव हैं। और तीसरा वादा वो है समानता का। इसके भी 2 बहुत जरूरी पहलू हैं। ये है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव होगा। इसका असली मतलब है एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा बर्ताव। ये पक्का करता है कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। तो ठीक है, अब जब हम प्रस्तावना के इन आइडियल्स को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस अपनी उस पुरानी पहेली पर लौटते हैं। क्या इसे बदला जा सकता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या था? देखिए, ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। 1960 में कहा नहीं, 1967 में कहा हाँ ये आत्मा तो है पर इसे बदल नहीं सकते। और फिर आया 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
और इसी फैसले के बाद 1976 में प्रस्तावना में पहली बार बदलाव किया गया। और ये है वो लैंडमार्क फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे आर्टिकल 368 के तहत बदला जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ, आप इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक बन गया जो ये सुनिश्चित करता है कि संसद अपनी ताकत का इस्तेमाल संविधान के मूल आदर्शों को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती। मतलब आप शरीर में बदलाव कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते। और इस फैसले का सीधा असर क्या हुआ? वो था 1976 का 42वां संशोधन, जो इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इसी अमेंडमेंट के जरिए प्रस्तावना में वो 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ बदलता और विकसित होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है? इसलिए क्योंकि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम एक देश के रूप में क्या बनना चाहते हैं। देखिए, भारत के कई बड़े बड़े लीगल और पॉलिटिकल माइंड्स ने प्रस्तावना को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी ने इसे संविधान की कुंजी कहा तो किसी ने पहचान पत्र। ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा का नाम दिया और के.एम. मुंशी ने इसे जन्मकुंडली कहा। ये मेटाफर्स ही बताते हैं कि ये कितनी गहरी चीज है। लेकिन शायद सबसे खूबसूरत बात के.एम. मुंशी ने कही, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जैसे एक जन्म कुंडली किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य बताती है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे देश का अतीत, उसका आज और आने वाला कल सब कुछ दिखाती है। तो चलिए आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर प्रस्तावना वाकई हमारे संविधान की आत्मा है, तो इसका खुद का सफर, इसमें हुए बदलाव, इस पर हुई बहसें, ये सब हमें एक देश के तौर पर हमारे आने वाले सफर के बारे में क्या सिखाता है?